हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करेंगे बीट्स के बारे में। वेव के अंदर चैप्टर नंबर 14 है। वेव के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो भी एग्जाम्स नीट का देना चाहते हैं, जेई के देना चाहते हैं, या क्लास 11th हो या सीयूटी हो, क्वेश्चंस तो आते ही हैं यहाँ से बीट्स से। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर हम बीट्स बताएंगे, बीट्स फ्रीक्वेंसी क्या होता है, काफी सारी चीजें हम इसको अंदर डिस्कस करेंगे और लास्ट में प्रीवियस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखो, ये बीट्स के बारे में अगर हम सीखे तो बीट्स के बारे में सबसे पहले आगे हम बढ़ते हैं कि व्हाट इज बीट्स, बीट्स है क्या। तो समझिए पहले बीट्स के बारे में। और बीट्स, तो देखो बीट्स क्या है, जो हमारे जब हमारे किसी भी वेव का, ठीक है, एम्पलीट्यूड जब फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, उसी को हम बीट्स बोलते हैं। यानी द फ्लक्चुएशन इन द, लिखिएगा, द फ्लक्चुएशन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव, लिख सकते हैं आप इसके बारे में। द fluctuation in the amplitude of sound wave, ठीक है। जैसे हमारा एम्पलीट्यूड जैसे क्या होता है साउंड वेव का, देखिए एक साउंड वेव ये है, साउंड वेव आप देखिए यहाँ पे एक साउंड वेव ये है हमारा, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। एक साउंड वेव हमारा ये है, ठीक है, इसका कुछ फ्रीक्वेंसी रहा होगा, ठीक है, और एक साउंड वेव हमारा ये है। जब दो साउंड वेव क्या होता है आपस में जब इंटरफेयर होती है, इंटरफेयर का मतलब जब आपस में मिलती है, ठीक है, एक हार्मोनिकली पैटर्न पे, हार्मोनिकली पैटर्न मतलब एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, जैसा ऐसे ऐसे करके जाते ना, तो यानी दो साउंड वेव फर्स्ट है, साउंड वेव सेकेंड है, और दोनों का सोर्स क्या है, एक स्पीकर है मान लिया जाए। जब हम यहाँ पे हमारे कान है, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से जो है दोनों साउंड वेव जब चलती है और जब इंटरफेयर करती है हार्मोनिकली एक पैटर्न पे, तो क्या होगा कि एक नया एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, ठीक है, या तो डिस्ट्रक्टिव बनेगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा तो वहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगी, और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा वहां एम्पलीट्यूड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हो क्या रहा है कि यहाँ का देखिए पैटर्न कुछ और है, और यहाँ पर देखिए एम्पलीट्यूड आपका यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, ठीक है, और धीरे धीरे घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। फिर तो क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इसका मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इसी को जो है, यानी यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यानी हाई इंटेंसिटी ऑफ साउंड हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे लॉudनेस ज्यादा होगा। क्या होगा, लॉudनेस बच्चे ज्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पे लॉudनेस क्या होगा, लॉudनेस जो है, लॉudनेस आपका यहाँ पर हाई होगा और यहाँ पर क्या होगा, लो हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लॉudनेस सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे लॉudनेस, यहाँ पे क्या हो गया, इसको एक बार अच्छे से लिख लीजिए, लॉudनेस जो है हमारा हाई होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, लॉudनेस लो हो जाएगा क्योंकि डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। तो एक पैटर्न पे चलता है, तो इसीलिए मैंने बोला कि द फ्लक्चुएशन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड इज कॉल्ड बीट। आगे समझ में। अब मैं इसी बात को यहाँ पे मैंने लिख करके समझा रहा हूं आपको। देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, देखिए बीट के अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, दो साउंड वेव लेना है, ठीक है, और दोनों का एम्पलीट्यूड जो है सेम है, ठीक है, यानी सेम एम्पलीट्यूड, नियरली सेम फ्रीक्वेंसी, traveling in the medium along the same direction, superimpose each other, the intensity of resultant sound particular position raise या fall alternately with time, ठीक है। This phenomenon of alternate variation in the intensity of the sound with time particular position when two sound waves are nearly equal frequency and amplitude traveling in the same direction of superimpose each other is called beats। अब देखो दो तीन चीज ध्यान रखना। देखो जब बीट को समझने के लिए मान लिया एक सोर्स है, ठीक है, ए, ठीक है, एक है बी। अब दो सोर्स है, ए है और बी है, इसका फ्रीक्वेंसी जो है μ1 है और इसका फ्रीक्वेंसी μ2 है। तो ध्यान रखिएगा दोनों फ्रीक्वेंसी जो है नियरली सेम होना चाहिए। आप समझ रहे बातों को, क्या बता रहा हूं, टू साउंड वेव नियरली सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, नियर सेम, नियरली सेम मतलब ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होनी चाहिए।
और सेम भी नहीं होना चाहिए, नियरली सेम होना चाहिए। तो डिफरेंस मैक्सिमम जो है आप मान के चलो 10 हर्ज का डिफरेंस चल सकता है। तो जैसे आपने एक फ्रीक्वेंसी ले लिया, सपोज करो 260 हर्ज, ठीक है, न्यू1 को, और न्यू2 ले लिया आपने 250 हर्ज, 250 हर्ज, ठीक है। तो अब ये देखो दोनों का फ्रीक्वेंसी जो है ना, मैक्सिमम कितना डिफरेंस है, इसका डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। तो मैक्सिमम डिफरेंस आपका 10 का ही होना चाहिए, यही मानना, मैक्सिमम डिफरेंस जो है आपका 10 का होना चाहिए, डिफरेंस 10 का, 10 हर्ज का होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन पहला तो 2 वेव होगा, ठीक है, 2 साउंड वेव है, दोनों का जो है 2 साउंड वेव हैव नियरली सेम फ्रीक्वेंसी। तो लिख लीजिए पहला कंडीशन यहां से, सबसे पहला 2 साउंड वेव आर नियरली सेम फ्रीक्वेंसी। देखो एक चीज ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब ये नहीं हुआ कि एकदम इक्वल हो जाए, ठीक है, दोनों का डिफरेंस 10 के आसपास होना चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं सेम, ठीक है। तो ये लिख लीजिए सेम फ्रीक्वेंसी, ना तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ना तो फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और ना तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 10 हर्ज का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि न्यू1 जो है और एक न्यू2 है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका डिफरेंस, ठीक है, हमेशा जो है आपका क्या होना चाहिए, इसका जो डिफरेंस होगा, ठीक है, हमेशा ये मॉड के लेकर के करते हैं हम लोग, कोई भी ज्यादा हो सकता है ना, माइनस में 2, इसका जो मॉड है हमेशा डिफरेंस जो है 10 हर्ज और उससे कम ही होना चाहिए, ठीक है। और न्यू1 और न्यू2 अप्रॉक्स न्यू2 के बराबर होगा, लेकिन न्यू1 नॉट इक्वल टू न्यू2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, आगे समय, तो इस तरह का साउंड वेव होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आके बताता हूं, तो यही हुआ है यहाँ पे एक साउंड वेव ये है, एक साउंड वेव है, दोनों का फ्रीक्वेंसी नियरली सेम है, मतलब इक्वल नहीं है, जैसे किसी का होगा 10 हर्ज तो किसी का होगा 8 हर्ज, 8 हर्ज, मतलब अप्रॉक्स करीब करीब आसपास में है दोनों। और दोनों जब एक दूसरे का जब सुपर इंपोज होगा तो एक नई पैटर्न बनेगा, इस तरह से पैटर्न बनेगा, ठीक है, और ये हमारे कानों पे सुनाई देगा। तो यही है हमारा बीट्स। इसका हम जो है ना, एक तो हमारा ये बीट्स के बारे में इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका एक डेरिवेशन करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वर्क करता है ये। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 सक्सेसिव बीट इज कॉल्ड बीट पीरियड होता है, और नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे मैं बताता हूं, ग्राफिकली आप समझिए। देखिए ये ग्राफिकली समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद आपको देखिए, एक तो हमारा यहाँ पे N1 एक मान लो, एक N2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब देखो ये इसके बीच में क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसके अंदर देखिए 5, 1 2 3 4 5 टिप है, ठीक है, 5 बार आपका, इसके अंदर क्या 1 2 3 4 है, तो एक लूप के अंदर 4 है, एक 5 है, ठीक है। फिर इसके अंदर देखिए 4 है और 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो अब यहां से लेकर के यहां तक में टोटल मिला के 24 हर्ज फ्रीक्वेंसी आ रहा है। देखिए कैसे सुपर इम्पोज हो रहा है, इसका 24 हर्ज है और इसका जो है सो N2 जो है इसका 30 हर्ज है। तो दोनों का जब सुपर इम्पोज होगा तो देखो दोनों का डिफरेंस अभी क्या बताए हैं, न्यू1 का जो है, न्यू1 जो है सो 24 हर्ज हो गया और न्यू2 कितना हो गया, 30 हर्ज। तो दोनों का बीच का गैप क्या है, दोनों का देखिए यहाँ पे न्यू1 माइनस न्यू2 का गैप जो है आपका अप्रॉक्स कितना है, 6 हर्ज का है। तो जब 6 हर्ज का है तो यही बात आपको बिट्स में लागू होता है, ठीक है, यही होनी चाहिए, 10 हर्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी जो है ना 24 हर्ज और 30 हर्ज सेम तो नहीं है लेकिन नियर है सेम का, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा कि जब ये वेव और ये वेव, दोनों वेव जब आपस में मिलेगा, ठीक है, तो अब ऑब्वियस है कि यहाँ का जो पिक है यहाँ का पिक से तो मैच करेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कहीं ना कहीं कैंसिल करेगा और कैंसिल करने के घट बढ़ सकता है, ठीक है। जब सेम पॉइंट का अगर पिक, एक पिक दूसरा पिक पे जाएगा जिस पोजीशन पे, तब तो वो क्या होगा, हाई एम्पलीट्यूड देगा।
और जहां पे एक का अप हो गया दूसरा का थोड़ा सा नीचे आ गया तो कैंसिल आउट होगा, तो उसके पास जगह पे निगेटिव आ जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये दोनों का अगर मिला दिया तो कितना हर जा रहा है। ठीक है, दोनों का अगर आप देखेंगे तो आप इस दोनों को वेव को मिलाएंगे तो इस तरह से आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, देख रहे हैं इस तरह से आपका। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, और वेव जो है साइनसॉइडल वेव है। ठीक है, तो यही चीज बताना चाह रहे थे हम इसके अंदर, यानी 6 बीट्स पर सेकेंड आपका यहाँ पे इस तरह से होगा। जहां पे कंस्ट्रक्टिव होगा वहां हाईएस्ट पीक हो जाएगा, जहां डिस्ट्रक्टिव होगा लोएस्ट पीक हो जाएगा। यहाँ लोएस्ट, यहाँ पे मैक्सिमा और यहाँ पे बच्चे मिनिमा क्रिएट होगा। क्लियर है? कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि इसका पिक और इसका पिक जो है एक साथ मिल जाए तो यहाँ पर हाईएस्ट पा जाएगा, लेकिन इसका लोएस्ट पॉइंट और इसका पिक पॉइंट तो यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो एक तो कंस्ट्रक्टिव है और एक डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव से क्या होगा कि कैंसिल होगा और यहाँ पर आ जाएगा, और कंस्ट्रक्टिव से पिक पॉइंट आ जाएगा। देख रहे हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव है, पिक पिक मिल गया तो हाईएस्ट पॉइंट आ गया, पिक पिक मिल गया तो यहाँ पर पिक और यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या है बच्चे, पिक है। ठीक है, और यहाँ क्या है, लो है, लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो दोनों कैंसिल हो गया, ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, लोएस्ट पॉइंट आ गया, यानी डिस्ट्रक्टिव हो गया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से काम करते हैं। चल तो मैं इसका डेरिवेशन करके आपको दिखाता हूं, मैं कैसे आपका ग्राफिकली तो आप समझ में आ गया, अब मैं आपको डेरिवेशन करके दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, दो वेव लेता हूं, लेकिन साइनोसाइडल लेता हूं। साइनोसाइडल का मतलब वेव जो है ऑसिलेट हो रहा है, उसका जो ग्राफ है ना वो साइन के फॉर्म में ग्राफ है, ये ध्यान रखना है आपको। तो मान लेते हैं एक जो है, एक वेव लेता हूं y1, लेट y1 इजकल टू a साइन, एम्पलीट्यूड सेम कर दो, a साइन, ठीक है, ओमेगा 1 t। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, a साइन ओमेगा को क्या लिख सकता हूं, 2 पाई न्यू 1 t, इसको y1 मान लो, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एंड y2 इजकल टू बच्चे मान लो a साइन ओमेगा t2। ठीक है, दो वेव लेते हैं। ठीक है, दोनों वेव को क्या करेंगे, सुपर इम्पोज कराएंगे और उससे हम लोग एक नई वेव तैयार करेंगे। ठीक है, तो y2, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, a साइन, ठीक है, 2 पाई न्यू 2 इंटू टी, मैं लिख दिया। ठीक है, अब आप देखो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको आप लिख दो y2, तो इसको लिख दीजिए आप सेकेंड इक्वेशन। जब दो वेव जब हार्मोनिकली सुपर इम्पोज होगा, यानी हार्मोनिकली सुपर इम्पोज मतलब एसएचएम में है। ठीक है, तो सुपरपोजिशन, सुपर इम्पोज हार्मोनिकली, तो क्या होगा, एक नई वेव तैयार होगा, वेव y1 प्लस y2 होगा। ठीक है, किससे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों से। ठीक है, तो हमारा जो नई वेव होगा इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चे, लिखूंगा a साइन ओमेगा, a साइन 2 पाई न्यू नॉट t लिखूंगा, प्लस a साइन 2 पाई न्यू 2 इंटू टी, ये लिख सकता हूं ना। दो वेव को y1 की वैल्यू रख दिया, यहां से y2 को रख दिया। अब आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला पढ़े थे बचपन में क्या 11th में ही है। ठीक है, 11th में, कई बच्चे 10th में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो, साइन सी प्लस, ट्रिगोनोमेट्री में बच्चे ध्यान रखना, ट्रिगोनोमेट्री अगर कमजोर हुआ तो खराब हो गया सारा काम, समझ लो। ट्रिगोनोमेट्री का हमेशा रिवीजन करते रहिए। तो साइन सी प्लस साइन टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू यहाँ पे कॉस सी माइनस डी बाय 2। अब वही अब अगर हम यहाँ पे लिख दे साइन सी माइनस साइन डी का बच्चे, तो क्या लिखोगे, 2 कॉस
टी प्लस डी बाई टू इंटू साइन टी माइनस डी बाई टू। यही तो होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आप एक जगह कहीं ना कहीं आप लिख लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको मदद करेगा यहाँ। अब हम चलते हैं इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब मैं यही फॉर्मूला लगाता हूँ। अब y इजकल टू मैं क्या लिखूंगा, देखो तो ये साइन, यहाँ पे एक कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो एक कॉमन ले लो आप, तो क्या होगा, साइन 2 पाई न्यू नॉट इंटू टी प्लस साइन 2 पाई न्यू टू इंटू टी। तो देखिए, तो यही फॉर्मूला है, ये साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला यहाँ मैं लगा दूं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से, y इजकल टू ए साइन, इसको क्या लिखूंगा, 2 साइन 2 पाई न्यू 1 टी प्लस 2 पाई न्यू 2 टी बाई 2 इंटू कॉस 2 पाई न्यू 1 टी माइनस 2 पाई न्यू 2 टी बाई 2। तो यहाँ से बच्चे के लिखूंगा, यहाँ से इसको लिख दो 2 इंटू ए, ठीक है। और साइन, यहाँ से देखो यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको अगर लिखूं कॉमन क्या हो जाएगा, ये 2 पाई बाई 2 ठीक है। और न्यू 1 प्लस न्यू 2 इंटू टी, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई 2 न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी। यहाँ से कोई दिक्कत। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ 2a, अब इधर ले लीजिए आप, इसको ले लीजिए इधर, कॉस 2 पाई टी न्यू 1 माइनस न्यू 2 अब बाई 2 ऐसे लिख देता हूँ इंटू साइन 2 पाई, ठीक है, टी न्यू 1 प्लस न्यू 2 बाय 2। कोई दिक्कत। मैं क्या करता हूँ यहाँ से, अब मैं यहाँ पे कुछ मान लेता हूँ, यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाँ, लेट, ठीक है, न्यू ए इजकल टू न्यू 1 माइनस न्यू 2 अब बाय 2 और न्यू बी इजकल टू, ठीक है, न्यू 1 प्लस न्यू 2 बाय 2। कोई दिक्कत। मैं यहाँ तक लिखता हूँ, न्यू 1 माइनस यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ तक लिख लिया आपने, अगर यहाँ तक लिख लिए हैं तो मैं आपका आगे बढ़ता हूँ। चलो, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको जो हमारा y था ना, y इजकल टू क्या था, 2a, यह आ गया cos 2 पाई, ठीक है, न्यू a इंटू टी साइन 2 पाई न्यू बी इंटू टी। यहां तक कोई दिक्कत। अब इस चीज को मैं कैसे करता हूं, इसको आप देखो यहाँ पे क्या करता हूं, मैं लिखता हूं इसको 2, यहां से 2a cos 2 पाई न्यू a इंटू टी, इसको एक ब्रैकेट में कर लेता हूं इंटू साइन 2 पाई न्यू बी इंटू टी। ठीक है बच्चे। अब आप क्या करते हैं कि इस चीज को हम मान लेते हैं कि ये जो पूरा टर्म है एक नया कांस्टेंट है ये, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ए डैश, ठीक है। तो जब आप ए डैश मानोगे तो मैं क्या लिखूंगा इसको, ए डैश साइन, ठीक है, 2 पाई न्यू बी इंटू टी। अब आप बताओ मुझे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ए डैश है, ये ए डैश की वैल्यू कितनी है, 2a cos 2 पाई न्यू a इंटू टी, यही है ना। अब बताइए कि ये ए डैश क्या है, ए डैश एक तरह का, ये ए डैश है, ये कोसाइन का फंक्शन है। अगर हम इसको, ये भी अपने आप में एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, ये भी देखो ए डैश इजकल टू यहाँ पर क्या हो गया, ए डैश इजकल टू हो गया 2a cos 2 पाई न्यू a इंटू टी। तो अब बताइए ये कोसाइन का फंक्शन जिसका एम्पलीट्यूड ये है, अब ये भी तो वेरी कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये एम्पलीट्यूड भी अपने आप वेरी करेगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या होगा बताओ, कॉस जो होगा, कॉस थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होता है, -1 से +1 के बीच में। तो ये एम्पलीट्यूड भी तो वेरी कर रहा है, यहां से पता चल रहा है ना, ए डैश की एम्पलीट्यूड देख रहे हैं, एम्पलीट्यूड भी एक कोसाइन का फंक्शन है।
ये भी एक तरह का वेव क्रिएट कर रहा है और ये भी अपने आप में एक वेव है। समझ रहे बातों को? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हमारा एक तरह का ये भी वेरी कर रहा है, ये तो है ही वेरी कर रहा है, ये यानी साइनोसाइडल फंक्शन है कि वेव आगे जा रहा है। और ये बता रहा है ए डैश क्या बता रहा है कि हमारा एम्पलीट्यूड आगे ऊपर अप डाउन कर रहा है। एम्पलीट्यूड धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, इस तरह से। जहां पर कंस्ट्रक्टिव होगा एम्पलीट्यूड हाई हाई पे होगा, जहां डिस्ट्रक्टिव एम्पलीट्यूड घट जाएगा। तो ये भी एक तरह का वेव है, ये भी एक तरह का वेव है। आप समझ रहे बातों को क्या कर रहे हैं हम? तो ये देखिए मैं इसका पैटर्न आपको बनाकर दिखाता हूं, ठीक है। अब यहां तक अगर आपने कर लिया तो आप यहां देखो, यहां तक लिख लिया आपने, ठीक है। अब देखो बच्चों, कॉस की आपको पता है कि कॉस का वैल्यू मैक्सिमम कहां से कहां होगा, बताओ। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है और मिनिमम क्या वैल्यू होगा पहले ये बताइए। अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड बिहेव्स लाइक अ वेव, ये जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ए डैश, इसको लिख सकते हैं कि ये जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड बिहेव्स लाइक अ वेव, एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है, वेव्स की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमारा यहां पे कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है कॉस का। अगर हम बात करते हैं कि न्यू1 ग्रेटर होगा न्यू2 से, इफ हम मान लेते हैं इफ न्यू1 ग्रेटर देन न्यू2 से, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस 2 पाई न्यू ए टी इज इक्वल टू +-1 होगा ना। इसका मतलब हुआ कि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। इसी के बीच में कॉस की वैल्यू वेरिएशन होता है। तो क्योंकि मैं एम्पलीट्यूड बिहेव लाइक अ वेव, उसका एक पैटर्न मैं देखना चाहता हूं, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं केस फर्स्ट में हम ले लेते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या लेते हैं कि कॉस 2 पाई न्यू ए इंटू टी इज इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हम 1 ले लेंगे तो कॉस का कितना डिग्री होता है, 2 पाई न्यू ए इंटू टी इक्वल टू कॉस कितना होता है 1 की वैल्यू कितना पे होता है जी, तो n पाई पे, नहीं तो कॉस n पाई कर दीजिए, n पाई। तो यहां से क्या होगा, दोनों इक्वल कर लीजिए, तो 2 पाई न्यू ए इंटू टी इक्वल टू n पाई, ठीक है। तो यहां से हमारा, यहां से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से t निकाल लीजिए, ठीक है। पाई पाई तो कैंसिल हो गया, ठीक है। न्यू ए इक्वल टू एन, नहीं टी निकाल लीजिए, टी इक्वल टू n/2 इंटू यू, और n/2, और बी ए का वैल्यू कितना होता है, न्यू1 माइनस न्यू2, तो न्यू1 माइनस न्यू2, यही तो होता है अब बाय 2। अब बच्चों क्या होगा, ये 2 कैंसिल होगा, तो t जो होगा वो n/न्यू1 माइनस न्यू2 होगा। ये हो गया हमारा t, ठीक है। अब ये t अगर हो गया तो अब हम क्या करते हैं कि इफ अगर हम n बराबर n इजकल टू अगर हम 1 ले लेते हैं तो हमारा t1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/न्यू1 माइनस न्यू2 आ जाएगा, न्यू2। और n बराबर अगर हम 2 ले लेते हैं तो t2 आएगा, t2 क्या होगा, 1/2 आ जाएगा न्यू1 माइनस न्यू2, नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर ये आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का डिफरेंस को मान लेते हैं, इसका दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस को हमने t मान लिया, तो t इक्वल टू क्या होगा, t2 माइनस t1। तो t2 कितना है, 2/न्यू1 माइनस न्यू2, अब -1/न्यू1 माइनस न्यू2, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से क्या हो गया कि 1/न्यू1 माइनस न्यू2, ये t हुआ। जो टाइम का जो गैप होगा ना, 1/न्यू1 माइनस न्यू2 होगा, जब हम न्यू1 को ग्रेटर मान लिए न्यू2 से। क्लियर है? तो ये केस था फर्स्ट, ठीक है, टाइम का गैप हमने निकाल लिया। अगर यही चीज को अगर हम सेकेंड केस ले ले, अगर वो कॉस की वैल्यू मिनिमम वैल्यू पर अगर हम ले ले तो क्या होगा, ठीक है, टाइम गैप मैक्सिमम हो गया, ठीक है, ये मैक्सिमम हो गया, ये टाइम गैप मैक्सिमम,
यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम के बीच का। उसी तरह से मिनिमम का बीच का टाइम है ना, तो एक टाइम गैप निकालते हैं, केस सेकेंड अगर हम बात करें, केस सेकेंड, ठीक है, केस सेकेंड, अगर cos 2 पाई न्यू ए टी इज इक्वल टू -1, इसका मतलब cos 2 पाई, यहां से लिखिएगा cos 2 पाई न्यू ए इंटू टी इज इक्वल टू cos 2n+1 इंटू पाई बाई 2। अब बच्चों यहां से क्या करो, इक्वल करो 2 पाई न्यू ए इंटू टी इज इक्वल टू ये बाय पाई इंटू 2, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है आपको। यहां से क्या होगा, टी जब निकालोगे तो क्या होगा, 2n+1 पाई बाय 2 इंटू 2 पाई इंटू न्यू ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2n+1 इंटू पाई बाय 4 पाई इंटू न्यू ए माइनस न्यू बी बाई 2, 2 कैसे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2n+1 इंटू पाई, ठीक है, बाई 2, ये हो जाएगा। पाई भी कैंसिल हो जाएगा ना, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल होगा, बाई क्या होगा 2 इंटू न्यू ए माइनस, ये हो गया हमारा टी। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक पहले फटाफट लिखो। यानी हमारा जो है n बाय न्यू 1 माइनस न्यू 2 आया, और ये 2 जो है 2 हमारा कहाँ रह गया जी, एक मिनट, ठीक। तो दो मिनिमा के बीच अगर हम टाइम का गैप निकाले, ठीक है, तो अगर हम दो मिनिमा के बीच का अगर निकालना चाहते हैं, मैक्सिमा के बीच तो निकल गया टाइम गैप t इक्वल टू 1 बाय न्यू 1 माइनस न्यू 2, दो मिनिमा के बीच अगर हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां से बच्चे क्या होगा हमारा, यहां से केस ले लेते हैं, जैसे n इक्वल टू अगर आप 0 लेते हो, तो n इक्वल टू 0 लोगे तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 2 इंटू न्यू 1 माइनस न्यू 2, ये आएगा। अगर n इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो t इक्वल टू क्या होगा, 1 लोगे तो ये क्या होगा 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3 बाय क्या होगा 3 बाय 2 इंटू न्यू 1 माइनस न्यू 2, यही हो जाएगा ना। तो अगर हम मुझे ये t1 हो गया, ये t2 हो गया, तो टाइम गैप जो है, अगर हम टाइम का गैप निकाले दो मिनिमा के बीच, टाइम गैप जो है, ठीक है, यानी t इक्वल टू निकालेंगे तो 3 बाय 2 न्यू 1 माइनस न्यू 2, अब माइनस 1 बाय 2, और नीचे क्या होगा न्यू 1 माइनस न्यू 2, तो दोनों का गैप क्या होगा, डेढ़ में से एक आधा चला गया तो एक ही तो बचा, इसका मतलब हुआ कि 1 बाय न्यू 1 माइनस न्यू 2, तो यहाँ भी t का मतलब वही आया, ठीक है। तो दो मिनिमा हो चाहे दो मैक्सिमा हो, उनके बीच जो है टाइम का जो गैप है, ठीक है, टू मिनिमा के बीच भी आपका यही हुआ, और इसी टाइम गैप को बोलते हैं बीट इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको, बीट इंटरवल का जो है टाइम गैप है, जो एक बीट का इंटरवल बोलते हैं, टाइम इंटरवल जिसको बोलते हैं, या बीट इंटरवल, बीट इंटरवल का जो टाइम होता है ना, वो टाइम है ये, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल करता हूं कि बीट इंटरवल का जो टाइम होगा, वो अगर मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए ना कि इस तरह से हो बनेगा आपका, जैसे इस तरह से, इस तरह से, ऐसे, ठीक है, इस तरह से बनेगा, ठीक है, दो मैक्सिमा के बीच का टाइम और दो मिनिमा का। तो बीट फ्रीक्वेंसी, अब अगर आप इसी चीज को आप देखो ना, यहां से अगर हम बात करें, अगर हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, और बीट इंटरवल ऑफ टाइम का,
तो टाइम का अगर हमारे पास एक न्यू ए मान लेते हैं 260 हर्ज है, 1 हर्ज मान लो, और न्यू बी है हमारा 250 हर्ज, ये दिया हुआ, दो फ्रीक्वेंसी आपको हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो अगर आपको पूछेगा कि बीट इंटरवल जो है ना निकालो, टाइम जो है बीट इंटरवल का जो टाइम होगा, बीट इंटरवल इंटरवल जो है टाइम निकालो, तो आपको पता होना चाहिए कि टी इजकल टू 1 बाय क्या होता है, न्यू वन माइनस न्यू टू। तो 1 बाय क्या होगा, न्यू वन यहाँ क्या है, ठीक है, न्यू न्यू वन, वन ले लो और ये टू ले लो, ठीक है, ये न्यू वन और न्यू टू, तो न्यू वन माइनस न्यू टू 260 माइनस 250, तो 1/10 आ गया, ठीक है, और इसका मतलब 0.1 सेकेंड हो गया, ठीक है। ये वेट इंटरवल मतलब टाइम पीरियड एक तरह सा हो गया। अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो आपको क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। अगर पूछे, ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी में अगर हम पूछे, ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी को हम लोग, आप बीट फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट न्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t का, और 1/t का मतलब क्या हो गया, यहाँ से 1/, ठीक है, और 1/t का मतलब हो गया ये t इजकल टू 1/न्यू वन माइनस न्यू टू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे न्यू वन माइनस न्यू टू हो जाएगा। तो ये हुआ बीट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, बीट्स फ्रीक्वेंसी। अगर कोई पूछता है तो इसी तरह से लिखना। तो ध्यान रखना बीट फ्रीक्वेंसी अगर स्टैंडर्डाइज पर, यहाँ पर तो न्यू वन ग्रेटर था तो न्यू टू, तब तो लिया न्यू वन माइनस न्यू टू किया, लेकिन आप यहाँ ध्यान रखना कि अगर कभी भी फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स पूछेगा, तो आप ध्यान रखना इसको लिख लेना न्यू वन माइनस न्यू टू, लिख करके इसका मॉडुलस लगा लेना, ये फॉर्मूला। अब जो ज्यादा होगा मॉड में लगा करके पॉजिटिव आ जाएगा आपको। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि किस तरह से हम बीट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, इसमें जो भी बचे हुई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पूछते हैं ना, यहाँ पे तो आपको टाइम पीरियड बीट फ्रीक्वेंसी इसका कितना हो जाएगा, तो बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा आपका 10 हर्ज इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम ना आपको बताएंगे इसका एप्लीकेशन कहाँ है, ठीक है, एप्लीकेशन बताएंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन कराएंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों देखो एप्लीकेशन ऑफ बीट्स का कहाँ यूज होता है, तो देखो बीट्स का जनरली यूज होता है टू फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अननोन फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे वैक्स लोडिंग और फिलिंग के केस में, ठीक है, तो वहां पे हम लोग निकालते हैं। तो टू फेनोमेनन ऑफ बीट्स यूज इन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। मान लेते हैं कि यहाँ पे देखो कुछ स्टेटमेंट मैंने लिखा है, पहले समझिए इसको, कि सपोज न्यू टू इज द अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क फॉर बी एंड लेट दिस फॉर ठीक है बी प्रोड्यूस एम बीट, ठीक है, कितना बीट प्रोड्यूस कर रहा है, एम बीट कर रहा है, ठीक है। तो ये एम बीट, ठीक है, पर सेकेंड विथ अनदर ट्यूनिंग फॉर्क ए नोन एज फ्रीक्वेंसी न्यू वन, as the number of beats per second is equal to difference of difference of two sources, यानी क्या होगा, दो सोर्स से जो आपके आएंगे ना, तो फ्रीक्वेंसी न्यू टू इजकल टू न्यू वन प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे आप प्लस है या माइनस है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस एम करके ये फॉर्मूला होता है। अब पॉजिटिव और निगेटिव साइन ऑफ एम कैन बी डिसाइडेड इन द फॉलोइंग केसेस। अगर आपका लोडिंग का केस आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बिट इंक्रीज और यहाँ बिट डिक्रीज केस में, इंक्रीज में माइनस ले लगाना, डिक्रीज में जो है पॉजिटिव करना। अगर फिलिंग का केस आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे इंक्रीजिंग में जो है ना बिट इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव, और बिट डिक्रीज होगा तो निगेटिव यूज करना, ठीक है। जैसे मान लिया जाए हमने एक सपोज कीजिए कि 300 हर्ट्ज का वीए लिया, वीवी हमको फाइंड आउट करना है, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ बीट्स एम का वैल्यू मान लिया हमने 5 लिया, और न्यू बीट्स जो है हमारा 3 है, तो वी इक्वल टू क्या हो गया, वी ए प्लस 3। अगर हम बात करते हैं कि वैक्स लोडिंग के केस में, अगर हम वैक्स लोडिंग के केस में, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए का वैल्यू आपने ले लिया 300, अब प्लस यहाँ पे लोडिंग के केस में क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस आपका 3 हो जाएगा, नहीं 303 हो जाएगा, यहाँ से प्लस ले लेना लोडिंग के केस में। तो इस तरह से यूज होता है, ठीक है। अब बच्चों हम अब यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप करिए और देखिए बना करके कैसे बनता है। ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फटाफट कीजिए तो एक बार, चलिए इसको क्वेश्चन को कीजिए। तो
अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और ये जेई 2022 का क्वेश्चंस है और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन करके देखता हूं मैं। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस इन विच टू वेवलेंथ्स आपका दिया हुआ है और प्रोड्यूसेस 40 बीट्स इन 12 सेकेंड विल बी, यानी इसका वेलोसिटी निकालना है आपको। जो साउंड वेव होगा ना, इसका क्या वेलोसिटी है, ठीक है। और दो वेव जो है ना, जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा, बनाने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है गिवन। गिवन क्या क्या है उस चीज को लिख लीजिए आप। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा वेवलेंथ क्या है, लैम्डा 1 दिया हुआ है। लैम्डा 1 कितना दिया है आपका 4.08 मीटर और लैम्डा 2 कितना है 4.16 मीटर, ये लैम्डा 2 दिया हुआ है। ठीक है, और तीसरी बात यह है ना कि बीट्स जो है ना 40 बीट्स 12 सेकेंड में, तो देखिए नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड हमको निकालना है, तभी तो बीट फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है कि मान लेते हैं कि बीट का जो है फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी जो होगा, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग ईटा मान लेते हैं। और ये क्या होता है, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस इन पर सेकेंड, यही कहलाता है। तो ईटा की वैल्यू अगर हम बात करें तो 40, देखो 12 सेकेंड में 40 बीट, तो एक सेकेंड में कितना बीट, तो 40/, ठीक है 40/12। ठीक है, ये हो गया हमारा ईटा का वैल्यू। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस इन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में। अब आपको पता होना चाहिए कि बीट फ्रीक्वेंसी जो है का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं यहां से, अब आप यहां से करते हैं हम लोग। और एक चीज और ध्यान रखिए, लेट स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू भी। साउंड वेव का, मान लेते हैं साउंड वेव का जो है ना स्पीड v है। तो हम लोग क्या जानते हैं, तो यही जानते हैं ना कि वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट ईटा इज इक्वल टू ν1 माइनस ν2 होता है, यही तो होता है। ठीक है, ν1 माइनस ν2 का मॉड ले लीजिए आप, कोई दिक्कत, ν1 माइनस ν2 का मॉड हो गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए यहां से कि आप ये जो बीट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है, अब इसको मैं क्या लिखूंगा, v बाय वेलोसिटी ऑफ v बाय लैम्डा 1 माइनस v बाय लैम्डा 2 का मॉड। नहीं, तो हम इसको पॉजिटिव लेकर काम करते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि आप यहां से सपोज कीजिए कि यहां से मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, यहां से, तो यहां पे क्या आ गया 40/12 इज इक्वल टू क्या हो गया, भी तो हमको निकालना है, लैम्डा 1 कितना है 4.08 माइनस v बाय 4.16, यही तो दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है और यहाँ से v हमको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ से क्या करना है, 40/12 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो 4.16 माइनस 4.08 बाय 4.08 इंटू 4.16 इंटू भी। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिए आप, यहाँ से आप निकाल लो v की वैल्यू। ठीक है, तो v जब निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 40 इंटू 4.08 इंटू 4.16 डिवाइडेड बाय 12 इंटू, इसका गैप कितना होगा 16 है ना, तो 0.08। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 707.2 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ वेव का जो है ना वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस जेईई मेंस में बच्चे क्वेश्चंस आए थे। आपको पता होना चाहिए कि बीट फ्रीक्वेंसी, आपको ये ध्यान रखना है कि ईटा इज इक्वल टू, अगर हम फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, तो न्यू1 माइनस न्यू2 का मॉड, ये याद रखना। ठीक है, इसको हम लोग बीट्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बीट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये याद रखना फॉर्मूला। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं उसको भी दे रहा हूं ट्राई करने के लिए, आप उस क्वेश्चन को भी फटाफट कीजिए। ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा आप देखो, कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप समझो। यहाँ पे कहता है व्हेन द टू वेव्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल फ्रीक्वेंसी, आपको बताए थे फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, न्यू1 इक्वल टू न्यू2 नहीं होगा, लेकिन आपको बताया था नियरली इक्वल है, मतलब अगर 10 हर्ज है तो दूसरा 8 हर्ज होगा। ठीक है, मतलब करीब करीब होगा, यानी दोनों का डिफरेंस 10 हर्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 हर्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको पढ़ाए थे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो दोनों जब वेव जब सुपर इम्पोज होगा, ठीक है, वही बात बता रहा हूं कि व्हेन द टू वेव्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल फ्रीक्वेंसी न्यू1 एंड न्यू2 रीच एट अ पॉइंट ऑफ साइमल्टेनियसली द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव मैक्सिमा, अभी आपको हम बताए थे दो मैक्सिमा के बीच का टाइम इंटरवल क्या था, दो मैक्सिमा के बीच का टाइम इंटरवल क्या था, जब हमारा एक रिजल्टेंट बनता था तो दो मैक्सिमा के बीच का टाइम इंटरवल होता था टी, टाइम गैप, टाइम का जो है गैप आता था। ठीक है, मैक्सिमा का, किसका, दो मैक्सिमा का, तो 1 क्या होता था, न्यू1 माइनस न्यू2। उसी तरह से टाइम गैप क्या होता था, दो मिनिमा का, दो मिनिमा का भी यही आता था। तो इसीलिए मैक्सिमा और मिनिमा जो भी होगा ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। आ रहा समझ में, इसी को बोलते थे। और ये 1/t को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ये बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं, यानी हमारा क्या हो गया, ईटा इजकल टू 1/t, और 1/t को क्या बोलते हैं, न्यू1 माइनस न्यू2। तो हम लोग अब कोई जरूरी थोड़ा है कि न्यू1 माइनस न्यू2 और न्यू2 माइनस न्यू1 भी तो हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसको न्यू1 माइनस न्यू2 लिख करके अब मॉड लगा देंगे, ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। ये नीट में क्वेश्चन आए थे, तो इस तरह से बच्चे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चे। ठीक है, तो थैंक यू। अब इसी तरह से हम सीरीज में आपके हर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करेंगे, सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट करियर प्लेटफॉर्म।